Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So after a long time वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो हमारा वीडियो है ये स्पेशली फोकस्ड है जेपीएससी के एसीएफ और आरएफपीओ के मेंस एग्जामिनेशन के ऑप्शनल पेपर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। जैसे कि कुछ दिन पहले ही इस एग्ज़ामिनेशन का प्रीलिम्स हुआ है और अगस्त 29 या 28 के आसपास आपका मेंस होने के चांसेस है, यानी कि टेंटेटिव डेट्स आपके मेंस के दिए गए हैं। सो काफ़ी लेस टाइम हमारे पास है जिसमें हम ऑप्शनल पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये एग्ज़ाम के आपके कट ऑफ क्या रहने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस में अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है। इस पूरे वीडियो में हम सब चीज़ को डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चों के लिए है वो है नोट्स। तो मैं आपको नोट्स का पीडीएफ भी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि हमारे जो नोट्स है वो किस तरीके से है, दी बेस्ट नोट्स आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में। अब देखिए, कट ऑफ एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो सकता है क्योंकि ये वैरी करेगा। 2-3 फैक्टर्स के ऊपर आपके कट ऑफ जो है वो वैरी करेंगे। तो कट ऑफ का जो वेरिएशन होगा ये मेनली आपका सबसे पहला तो ये फैक्टर होगा कि अटेंडेंस कितना था एग्ज़ामिनेशन में, कितने सीरियस कैंडिडेट्स ने एग्ज़ामिनेशन को दिया है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर, और पेपर भी आपका जो था प्रीलिम्स का वो मॉडरेट ही था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट था, बहुत अच्छा बैलेंस बनाया गया था। करंट अफेयर्स जो थे वो काफ़ी पुराने वाले पूछे गए थे, 2022-23 के करंट अफेयर्स थे, बट पॉलिटी का सेक्शन भी थोड़ा आर्टिकल्स के तरफ ज़्यादा टिल्टेड था। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज अगर आपका 95+ बन रहा है आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल, रॉन्ग वाला हटा के अगर आपका 95+ मार्क्स बन रहा है, सो आई शुड टेल यू कि आप प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपका प्रीलिम्स में 95+ बन रहा है तो आप मेंस में लग जाओ, क्योंकि झारखंड में जैसा हमारा सिनेरियो रहता है कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जो है ये आपका मेंस के समझो कि 15-20 दिन पहले आएगा और फिर आपके पास वो टाइम रह नहीं पाएगा कि आप प्रिपेयर कर पाओ, यानी कि आप पैनिक मोड में आ जाओगे और अल्टीमेटली जो आपका सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपका फैक्टर बनेगा मेंस। प्रीलिम्स से आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं, तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो तो मेंस का ही है। सो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि अगर आपका 95+ आ रहा है तो यू शुड डेफिनेटली गेट स्टार्टेड फॉर मेंस, यानी कि आप मेंस में अच्छे खासे तरीके से लग जाओ क्योंकि समय बहुत कम है। तो ये तो हो गया कट ऑफ का बात। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे भी, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ऑप्शनल पेपर इस एग्ज़ामिनेशन में इतना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो इसके जो मेंस है ये बेसिकली केवल 3 पेपर पे है। ऑल्दो आप देखोगे तो इंग्लिश भी है 100 मार्क्स का और हिंदी भी है 100 मार्क्स का। तो ये जो दोनों पेपर है ये तो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर को मैं साइड रख देता हूँ। उसके अलावा जो मेरिट बनेगा, जो हमारा मेरिट वाला पेपर है वो केवल और केवल यही 3 पेपर है। अब अगर आप इसमें भी डोमिनेंस देखोगे तो जनरल स्टडीज़ केवल और केवल 100 मार्क्स का है, यानी कि जनरल स्टडीज़ में आप बहुत ज़्यादा स्कोर करने का स्कोप नहीं है। इसमें जनरली वेरिएशन जो जाएगा वो 50 to 70 जाएगा, इसी के बीच में सबको मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप बहुत अच्छा आंसर लिखोगे तो आपका 70 आएगा और अगर आप एवरेज लिखोगे तो ऑन एन एवरेज आपको 50 आएगा, ठीक है। और झारखंड का जैसा सिनेरियो रहा है, यहाँ MCQ क्वेश्चंस भी रहते हैं मेंस में, तो आप समझ के चलो कि 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का MCQ भी होने वाला है। तो जनरल स्टडीज़ में तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। बट आप अगर देखो तो अगर मैं इन दोनों ऑप्शनल को मिला देता हूँ तो ये 400 मार्क्स कैरी करता है। यानी कि आप समझ सकते हो इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंस में
ऑप्शनल पेपर का, कि ऑप्शनल पेपर हमारा कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब ऑप्शनल पेपर में भी इन्वायरमेंटल साइंस क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। दूसरा टॉपिक है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम खाली इन्वायरमेंटल साइंस को ही एज अ ऑप्शनल लें। ज़रूरी नहीं है ऐसा, आप किसी को भी ऑप्शनल ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, कई सारे ऑप्शनल दिए गए हैं, आप किसी को भी ले सकते हो। बट ऑप्शनल क्या है कि इट इज़ ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको स्कोर करना है रेदर देन कि आप अपने मतलब कि चॉइस को लो कि क्या मुझे पसंद है पढ़ना, मुझे फिजिक्स पसंद है या नहीं। आपको देखना होगा कि स्कोरिंग मार्क्स किस में आ रहा है। अगर आप फिजिक्स लेते हो, क्योंकि देखो ऑप्शनल पेपर जो है ये कहने को ऑप्शनल है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके MA लेवल के होंगे, मास्टर्स डिग्री तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये चीज़ को समझ के चलो कि हमें खाली ये नहीं देखना है ऑप्शनल में कि ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए आपको ये फोकस करना है कि स्कोरिंग क्या है, अल्टीमेटली स्कोर किस में बनेगा। मैं आपको 4 पॉइंट्स बता देता हूँ कि इन्वायरमेंटल साइंस क्यों इजी है। सबसे पहला है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इन लेस टाइम आप इसको बेटर प्रिपेयर करके आप इसमें अगर चाहो तो 300 प्लस भी ला सकते हो, पॉसिबल है। इनफैक्ट 300 के प्लस भी आप जा सकते हो, 350 तक भी आप जा सकते हो अगर आप बेस्ट आंसर लिखोगे तो, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही डायनामिक इन नेचर है। डायनामिक है, आप इसमें करंट अफेयर्स का यूज़ कर सकते हो, कॉमन जनरल स्टडीज़ आपने जो GS पेपर पढ़ा है आप उसका यूज़ कर सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस में। बट ये स्कोप आपको बाकी के ऑप्शनल में नहीं मिलता है, जैसे कि आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल जाना होगा। ठीक है, तो एक तो है कि स्कोरिंग बहुत है, अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरा है कि स्टैटिक प्लस करंट का ब्लेंड है इसमें। बहुत अच्छे से आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स को मिला सकते हो। सपोज आपको अगर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर लिखना है तो आप करंट अफेयर्स में तो इसको प्रिपेयर कर ही रहे हो ना, G20 हो रहा है, ठीक है, जितने भी मीटिंग्स हो रहे हैं आपके इन्वायरमेंटल रिलेटेड, COP29 का मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ, मॉनेटरी प्रोटोकॉल हुआ, जितना भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो आप उसको ब्लेंड करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो स्टैटिक और करंट आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने डाइवर्सिटी को बढ़ा सकते हो, जो बाकी ऑप्शनल में आपको नहीं मिलता है। तीसरा चीज़ है कि इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी कि इसका ओवरलैप आप जियोग्राफी के साथ कर सकते हो, इसका ओवरलैप आप करंट अफेयर्स के साथ कर सकते हो, इसका ओवरलैप बाकी सारे जितने भी GS पेपर्स है कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी के साथ कर सकते हो। क्योंकि आप देखो तो इकोनॉमी में भी इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा बात होता है, ग्रीन GDP का बात होता है, कार्बन इमिशन प्रोटोकॉल का बात होता है। तो आप इसको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जैसे GS सब्जेक्ट के साथ ब्लेंड कर सकते हो। साथ ही साथ इंटरव्यू स्टेजेस में भी आपको ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू जो भी आपके करंट इवेंट्स हो रहे हैं। तो करंट इवेंट्स में आपका इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। तो अगर इन्वायरमेंटल साइंस है तो आप इंटरव्यू में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे। अगर आपने ले लिया फिजिक्स, अब इंटरव्यू पैनल में अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ है फिजिक्स में तो वो आपसे तगड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, या किसी और ऑप्शनल सब्जेक्ट से, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा एज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि क्यों हमें इन्वायरमेंटल साइंस लेना चाहिए। क्योंकि इस एग्ज़ाम का जैसा पैटर्न है आप अगर देखोगे तो डिसाइडिंग फैक्टर आपका केवल और केवल ऑप्शनल पेपर है, क्योंकि ये 400 मार्क्स अलग लिया है। क्योंकि GS में सबको एवरेज मार्क्स ही मिलने वाला है, रैंक आपका डिसाइड होगा ऑप्शनल पेपर से, ये बात आप मान लो। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए सब बच्चे बैठे हैं, पहले मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ कि हमारे नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा। फिर हम पूरा का पूरा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके लिए बैच भी लाया हूँ, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। पर चलिए सबसे पहले मैं आपको नोट्स एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे नोट्स को डिज़ाइन किया गया। सबसे पहला बात तो ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ रहे हो, सबसे पहले देखो कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है कि नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये मेरा खुद का सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है इसमें। ठीक है, तो आप एक बार नोट्स को देखो और आपको खुद ही पता चलेगा कि नोट्स को कितने डिटेल्ड तरीके से प्रिपेयर किया गया है। तो ये सबसे पहला इन्वायरमेंटल साइंस का नोट्स है फॉर JPSC
ACF एंड RFPO मेंस, ठीक है, प्रिपेयर किया गया है मेरे द्वारा। माय नेम पवन सिंह, ठीक है। आप देख सकते हो कि बुक का डिटेल्स आप देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को दिया गया है। तो जिसे भी मेरे बारे में जानना है कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है एंड तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, इस सेक्शन को आप रीड कर सकते हो, ठीक है। एक एक चीज़ आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ नोट्स के बारे में। देखो, सबसे पहले हमने फोकस किया है कि सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा दिया जाए। तो ये पेपर 1 है। पेपर 1 में हमें 4 मेजर टॉपिक्स को कवर करना है। अगर आप पेपर 1 को देखोगे तो हमें यहाँ पे 4 मेजर टॉपिक्स को कवर करना है। एक तो हो गया हमारा फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट्स, इकोसिस्टम, एक है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। बट खाली ये 4 मेन टॉपिक्स है। अब इनके अंदर भी सब टॉपिक्स आएंगे, फिर इनके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स आएंगे। तो बहुत ही डिटेल आपका अगर सिलेबस ही अगर आप देखोगे तो पेपर 1 का मैंने सिलेबस को ही इतने अच्छे तरीके से ओपन कर दिया है पूरा कि आप इसको देख के समझ सकते हो। और ये कहीं का कॉपी या पेस्ट किया हुआ आपका नोट्स नहीं है, ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स है जो कि मैंने यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए बनाया था। उसी को मैंने मॉडिफाई करके जेपीएससी के लिए बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि कंटेंट का लेवल क्या होने वाला है। तो काफ़ी डिटेल तरीके से हमने सिलेबस को डिस्कस किया है। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर 1। तो आप देख सकते हो पहला है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट। आप जस्ट कंटेंट को देखो चैप्टर्स के कि कितने डिटेल तरीके से आपको यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया गया। जितने भी आपके टेबल हो सकते हैं बनाए गए हैं, माइंड मैप्स यहाँ पे खूब सारा दिया गया है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये मेंस है और मेंस में आप अगर आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट वगैरह नहीं बनाओगे, टेबल्स नहीं बनाओगे तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। एग्जामिनर को वो आंसर पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर किया गया है, ठीक है। इकोटोन्स क्या होते हैं? देखो जब आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो तो काफ़ी आपको डेप्थ में पढ़ना होगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। बायोस्फीयर्स क्या होता है, ठीक है। आप देखो हाइड्रोस्फीयर्स के बारे में हर पॉइंट वाइज आपको दिया गया है ताकि आप डायरेक्टली इसको मेंस में लिख सकते हो। कोई भी चीज़ पैराग्राफ नहीं है, सबको पॉइंट वाइज दिया गया है कि पॉइंट टू पॉइंट, और इनफैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट भी कर दिया गया है। यानी कि ये नोट्स जो है ये 1 शॉट आपका है मेंस के प्रिपेयर करने के लिए। आप खुद ही देख लो, नोट्स का क्वालिटी देख लो। जहाँ पर भी माइंड मैप बनाया जा सकता है वहाँ पे माइंड मैप का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हो हर जगह माइंड मैप वगैरह बनाए गए हैं। तो काफ़ी डिटेल्ड नोट्स है। आप अगर देखोगे तो चैप्टर वाइज मैं जल्दी जल्दी आपको सारा दिखा देता हूँ। ये इकोसिस्टम के बारे में है सारा चीज़, ठीक है। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम्स, जहाँ जहाँ आपका टॉपिक में माइंड मैप्स डायग्राम हो सकता है सब ऐड किया गया है। फूड चेन क्या होता है, कितने टाइप्स के फूड चेन होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन, डेटोरियस फूड चेन, ईच एंड एवरीथिंग। फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, ठीक है। तो आपको डायग्राम का रिक्वायरमेंट होगा, हर चीज़ बताया गया। अपराइट पिरामिड क्या होता है, डाउनवर्ड साइड पिरामिड क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे आपको ये सब टॉपिक पता भी नहीं चलेगा कि ये सब दिया होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल में आप देखो कार्बन साइकिल को बहुत डेप्थ में डिस्कस किया गया है, नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया गया है। जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप एक बार पूरा नोट्स को अच्छे से देख लो। जितने भी इकोसिस्टम है आपको सारा इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और केवल इतना ही नहीं, आपको हर इकोसिस्टम के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि मेंस में जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोसिस्टम और गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको माइंड मैप दे दिया गया है कि कितने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे चल रहे हैं। क्योंकि जब तक आप इसको करंट अफेयर्स के साथ लिंक नहीं करोगे बहुत ज़्यादा स्टैटिक हो जाएगा। आपको डायनेमिक शो करना है। तो आप देख सकते हो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में मैप्स वगैरह हर जगह दिया गया है, ठीक है। जितने भी आपके मतलब बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हो सकते हैं उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब हर चीज़ के बारे में यहाँ पे आपको एकदम बेस्ट मिल जाएगा। कोरल रीफ्स, इसके बारे में अक्सर इन्वायरमेंट में पूछा जाता है कोरल रीफ्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आप मैप बना सकते हो कहाँ कहाँ कोरल रीफ्स पाया जाता है। तो हर तरीके का आपका जितना भी बेस्ट प्रोवाइड किया जा सकता है नोट्स, वो आपको करने का कोशिश किया गया है, ठीक है।
और मैं अभी आपको बैच के बारे में भी बताऊंगा। नोट्स तो ऑलरेडी हम लोग द बेस्ट दे ही रहे हैं कि इसी से आपका काम हो जाए, बट आप देखोगे तो एक बैच भी हम ला रहे हैं 1 मंथ का, वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप एक बार ओवरऑल नोट्स का क्वालिटी देख लो। पहले देखो, हर टॉपिक को कवर किया गया है। आपके सिलेबस में ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो छूटा है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया, हर चीज़ के बारे में आप देख लो, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हर चीज़ में ऐड किया गया है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव किया, क्योंकि आपको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं पूरा नोट्स ही बैठूंगा तो यही 1 घंटा आपको दिखाने में हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आपको पार करके दिखा दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप देख ही सकते हो कि इसमें हर चीज़ को तो डाला ही गया है। नेचुरल रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट, तो ये आपका पेपर 1 का नोट्स हो गया, ठीक है। सॉइल मैनेजमेंट, जितने चीज़ हो सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डाला गया। और लास्ट में आपका जो करंट अभी इकोनॉमिक सर्वे से आपका वाइल्ड लाइफ का ऊपर जो स्टेटस है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसका एक पैराग्राफ। तो टोटल 62 पेजेस में मैंने पेपर 1 पूरा ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीट कर दिया। तो ये तो हो गई नोट्स की बात, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़े से सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 पेपर हैं यहाँ पे, एक तो पेपर 1 हो गया और एक हमारा हो जाता है पेपर 2। तो हमें 2 पेपर को यहाँ पे पढ़ना है। सिलेबस भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। यूपीएससी में अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस का देखोगे तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा लेंदी नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट उनको इन डेप्थ आपको पढ़ना होगा। जैसे पेपर 1 में आपको फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ना है, बेसिक्स कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं ये आपको पढ़ना है। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब, फूड व एनर्जी, ये सब के बारे में पढ़ना है। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ये 4 टॉपिक्स है मेजर, फिर इनके अंदर सब टॉपिक्स है। इनको अगर आप पढ़ लोगे तो आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने आपको पेपर 1 का नोट्स दिखाया, पूरा का पूरा पेपर 1 हमने 62 पेजेस में कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि आप बहुत बड़ा नोट्स लेके कुछ कर नहीं लोगे, आपको अभी चाहिए कंसाइज एंड टू द पॉइंट नोट्स, क्योंकि आपके पास समय है लेस देन 1 मंथ से कम का समय है। आप उसमें अगर 400 पेज का नोट्स ले लो, मैं आपको चाहूँगा तो अभी 400 पेज का नोट्स दे सकता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए उसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट्स आपके सिलेबस के हिसाब से वो मैंने फ़िल्टर आउट करके आपका एक PDF बना दिया 62 पेजेस का पेपर 1 के लिए। इसी तरीके से हम पेपर 2 के लिए भी नोट्स बनाए हैं, जो कि आपका लेस देन 100 पेजेस का है, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल लॉज वगैरह है, तो इनको थोड़ा और डिस्कस करना पड़ेगा डेप्थ में। तो ये 100 पेजेस के आसपास आपका नोट्स है। तो यानी कि 160 पेजेस में आप अगर देखोगे तो 160 पेजेस में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। और अगर आप इसको भी फिल्टर आउट करोगे तो मोर और लेस आपको केवल और केवल 120 पेजेस ही पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जो आपको ऑलरेडी पहले से पता होगा, बट आपको उसको खाली रिवाइज करना है, ठीक है। तो पेपर 2 में आपका देखोगे तो इसमें आपको ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इसमें आपका मेजरली आपको ज़्यादातर एसिड रेन हो गया या ओजोन डिप्लेशन हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह जितने भी करंट रिलेटेड इश्यूज़ है। फिर जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक तो एक क्वेश्चन आएगा ही। फिर इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है, जितने भी डिसीजेस वगैरह होते हैं इनके बारे में, और वेस्ट मैनेजमेंट, एंड लास्ट में वेस्ट मैनेजमेंट दिया हुआ है। तो ये आपका पेपर 2 हो गया। तो काफ़ी कंसाइज सिलेबस है, बहुत इजी सिलेबस है। अगर इसको प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ के साथ कवर किया जाए तो काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल होता है। अब एक बार आप देख लो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। तो आप कोशिश करो कि फोकस करो कॉन्सेप्ट पे, ट्राई करो कि आप कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से सीख जाओ। डायग्राम्स का यूज़ करो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट जिसमें आप डायग्राम का यूज़ जितना ज़्यादा करोगे आंसर उतना अच्छा होगा। माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट बनाने का कोशिश करो, जितना ज़्यादा हो सके फ्लो चार्ट वगैरह बनाओ। फ्लो चार्ट्स रियल एग्जांपल दो, जो करंट इवेंट्स हुए हैं उनका एग्जांपल दो। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को कभी मत भूलना लिंक करने। कभी भी आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को अगर आप लिंक नहीं करोगे तो आंसर इनकम्प्लीट लगेगा, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो। आप सोचो कि आप जिस जगह पे जा रहे हो काम करने, आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स से ही काम करना है, तो आप अपने हर प्रॉब्लम्स के बाद गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करो।
हाईलाइट कीजिए कीवर्ड्स को, पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप फोकस करोगे तो आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्क्स आपको मिलेगा वो प्रेजेंटेशन का मिलेगा। प्रेजेंटेशन के लिए ही मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं हमारा एक पूरा का पूरा बैच जो कि लॉन्च होने वाला है 10 जुलाई से। ये प्योरली डेडिकेटेड है ओनली एंड ओनली इन्वायरमेंटल साइंस के ऑप्शनल के लिए, जिसमें आपको लॉन्च जो है ये 1 मंथ का कोर्स होगा। सबसे पहली बात है कि ये पूरा 1 मंथ का होगा। 10 जुलाई से स्टार्ट होकर 10 अगस्त तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो ये खुद मेरे द्वारा कराया जाएगा, क्योंकि मेरा खुद ही ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है और मेरे में इस सब्जेक्ट के बारे में मेरे पास बहुत डेप्थ नॉलेज है। बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ किया जाएगा। नोट्स भी आपको दोनों में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी नोट्स दोनों में अवेलेबल है। ड्यूरेशन पूरा 1 मंथ का होगा और यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगे। सबसे पहला मेजर बात जो है, कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होगा। 1-on-1 गूगल मीट पे आपका क्लास होता है। 1-on-1 गूगल मीट में क्लास होगा, जिसमें बच्चों को जहाँ भी डाउट होगा, जिस टॉपिक में डाउट होगा, वो उसी समय पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। कोई भी रिकॉर्डेड नहीं है। सबसे मेन जो हमारा फीचर है कि कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। पढ़ने को तो आप केवल नोट्स से भी पढ़ सकते हो, बट बैच में क्या होगा, मैं उसी नोट्स को आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में समझाऊंगा। आंसर राइटिंग का एक तरीका होता है, क्योंकि नोट्स में भी काफ़ी सारा चीज़ है जिसको आप फिल्टर आउट करोगे तो और छोटा नोट्स बन सकता है। वही हम करेंगे इस बैच में, जिसमें आपको मैं टॉपिक के डेप्थ तक ले जाके ऐसा समझा दूंगा कि आप अपने से आंसर फ्रेम कर लोगे और आप अपने से उसके बारे में लिख लोगे। इसीलिए बैच इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइव क्लासेस होंगे 1-on-1, बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास केवल और केवल 50 सीट्स ही है। यही हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 50 सीट्स फुल होने के बाद हम स्टूडेंट को नहीं ले पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आज से आपका ओपन है। जो भी डिटेल्स चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे नंबर दिया गया है। आप बैच से रिगार्डिंग नोट्स अगर आपको लेना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये है कि जो भी इस बैच में इनरोल होते हैं उनका जीएस पेपर 1, मतलब जो जीएस पेपर है जनरली, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर किया जाएगा। यानी कि हम साथ साथ जीएस पेपर को भी थोड़ा कवर करेंगे, क्योंकि जीएस का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। तो यहाँ पे आपको जीएस का भी गाइडेंस दिया जाएगा इस बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका ऑप्शनल सिलेबस के लिए बहुत ही शानदार बैच है, विथ प्रॉपर नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स लेना है तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बैच ज्वाइन करना है तो भी आप कर सकते हो। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट 9 जुलाई है, याद रखेंगे। 9 जुलाई के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए ही रजिस्ट्रेशन ओपन है। ये सीट फिल हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन आज और कल में भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 50 स्टूडेंट से ज़्यादा हमारा कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हमें मेंस आंसर राइटिंग भी करवाना है बच्चों से, उनका पेपर भी चेक करना है, तो काफ़ी सारा काम है यहाँ पे। तो हम बैच में कल ही बच्चों को नहीं ले लेंगे, हमें उनका रिज़ल्ट भी देखना है। तो 50 स्टूडेंट्स ही हमारा इस बार का टारगेट है। तो ये चीज़ को आप माइंड में रखेंगे। नोट्स भी अवेलेबल है, तो आपको जिस भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे डिटेल्स। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।